सर पैसे कोई भी कमा सकता है? पैसा कमाना बहुत आसान है, कोई भी कमा सकता है। हमारे पिताजी कहते थे पैसा आसमान में उड़ता है, बस पकड़ने वाला होना चाहिए। आप में उतना डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पैसा कमाना कठिन नहीं है। पहला बिजनेस क्या? एक्चुअली बचपन में तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं है कि बिजनेस ही करना है, लेकिन बैकग्राउंड क्योंकि घर में बिजनेस का शुरू से ही था। फादर के साथ हम लोग स्लीपर का काम करते थे, वुडन का काम करते थे और भी बहुत सारे काम थे हमारे फादर के। उनके साथ घूमते करते हम लोग के माइंड में अपने आप आ गया कि ये सब बिजनेस में ही हमको जाना है, बैकग्राउंड वही है। आपका वो ट्रेनिंग पार्ट में और आपके जो पहला बिजनेस में वो किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट? तो मैंने कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रोसेस सिस्टम हुआ नहीं करते थे। आज के ज़माने में CI, SI और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस सिस्टम कंपनियों ने डेवलप कर ली टाइम टू टाइम। फॉर्मूलाज क्या होते हैं? बिजनेस के फॉर्मूला ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें मेरी कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, मेरे एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं, मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, कि मेरे को प्रॉफिट क्या आ रही है। प्रोडक्टिव बैलेंस शीट बना के आप काम करेंगे तो कभी लॉस होगा ही। वेलकम टू द चैनल लाइफ अनस्क्रिप्टेड विद राजश्री श्रीधर। लाइफ तो अनस्क्रिप्टेड होती है, लेकिन कई बार आपको एक राह मिल जाए तो फिर आपको स्क्रिप्ट भी करना पड़ता है। आज हम कोरबा शहर के बहुत ही सुलझे हुए बिजनेसमैन श्री राजा मोदी के साथ हैं। तो इसमें हम उनके बिजनेस टिप्स के बारे में बात करेंगे और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या गुण आप में होने चाहिए और क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और आपको इस एपिसोड से क्या क्या सीखने को मिलता है इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। A very good morning to you and warm welcome to our podcast Life Unscripted with Rajshri Sridhar। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आपसे मिलने का और बात करने का मौका मिला और मुझे पता है कि हमारे ऑडियंस भी बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनने के बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं आपको। चलिए बच्चों, आखिरी तक ज़रूर देखना। सो आप 11 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं जी। तो आपका चाइल्डहुड कुछ किस प्रकार से रहा था और क्या बातें ऐसी कुछ हुई थी जो आप इतने अच्छे बिजनेसमैन बन पाए हैं फ्रॉम वन स्मॉल बजाज का शोरूम से आज आई थिंक 50 प्लस Yes. शोरूम्स। यस, सो हाउ इट मेड अ राजा मोदी योर चाइल्डहुड, उसका शेपिंग किस प्रकार से हुआ था? नहीं मैडम, एक्चुअली बहुत ही सिंपल लाइफ रही है। हम लोग जब छोटे थे, कोरबा बहुत ही छोटा शहर था और जैसे आप बोल रहे हैं कुछ स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं रहा, बहुत ही सिंपल लाइफ रही जैसे सभी रहते हैं। बल्कि उस समय ये अच्छी बात थी कि डिफरेंसेस नहीं रहते थे कुछ भी किसी में भी, बल्कि अमीर गरीब पैसे वाला या इवन कास्टिज्म ये सब हम जानते भी नहीं थे उस समय क्या होता है करके। हम बहुत ही नॉर्मल लाइफ, जैसे एक नॉर्मल साइकिल में चलना या पैदल चलना की ज़्यादा आदत थी। एकदम नॉर्मल लाइफ थी। मदर तो बहुत कम उम्र में गुजर गई थी हमारी। मैं 2 साल का था, मुझे तो मदर का चेहरा भी याद नहीं है। तो हमारी जो बहन लोग हैं भाई लोग हैं उन्होंने पालन पोषण किया। तो मेरे को तो 6-7 साल का हो गया तो मदर का नाम भी नहीं मालूम था, इतना अच्छा पालन पोषण उन्होंने किया। तो सिंपल लाइफ थी मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे एक नॉर्मल आदमी रहता है, घूमता है, अपना खाता है पीता है, वैसे ही रहा। नथिंग स्पेशल। ओके, बट बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या मिले आपको? हमें एडवांटेज ही एडवांटेज थे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मदर नहीं थी तो सारा परिवार ही मेरे प्रति फोकस रहता था और उसको लगता था हमेशा ही कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दें। अच्छा। लाइक उस समय इंग्लिश मीडियम का उतना नहीं था तो मेरे को बीकन स्कूल में पहली एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी तो वहाँ मेरे को पढ़ने के लिए भेजा गया। और मेरे जो भाई लोग हैं मेरे को खुद छोड़ने जाते थे। इवन मेरे को एक वाकया याद है कि मेरे बड़े भैया अशोक भैया मेरे को स्कूल छोड़ने गए, मैं रो रहा था जैसे छोटे बच्चे रोते हैं नर्सरी स्कूल KG में जाने के लिए। तो रोता हुआ जब स्कूल में घुसा तो भैया को लगा कि उसको लेने आऊँगा, राजा कब तक रहेगा पता नहीं। तो जब स्कूल से बाहर निकला जब तक भैया वहीं वेट करते, वो घर भी नहीं गए। जब तक स्कूल की छुट्टी होती वो घर के गेट पर, स्कूल के गेट पे ही वेट कर रहे थे। तो मेरे को भी सरप्राइज होता है कि कोई माँ बाप भी नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए कि शुरू से लेकर आखिरी तक गेट पे खड़ा रहे ले जाने के लिए वापस। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं और उसी के लिए आज हम लोग को रिस्पेक्ट इतना अपने भाइयों के लिए कि हम एक माता पिता से ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, उनका, अशोक भैया का गाइडेंस में से इम्पोर्टेंट गाइडेंस आपको क्या मिला? बिकॉज
वो एक हाई वैल्यूज वाले पर्सन है राइट जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ। तो वो कैसे आपके पास डाउनलोड हुआ, उनकी जो वैल्यूज हैं? भैया का एक्चुअली बहुत ही शुरू से हमारे मदर से बहुत प्रेरित थे वो, हम्म। और मदर भी बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए तो उनके सिद्धांतों पे चले। हम्म। तो मदर का सिद्धांत धार्मिक भी था, सामाजिक भी था, हम्म। और कहीं भी आज तक मेरे को याद नहीं कि भैया कभी झूठ बोलते होंगे। इवन आज भी बड़े भैया का हमारा ऐसा है कि यदि वॉश बेसिन में यदि चींटी भी चल रही है तो उस वॉश बेसिन में हाथ नहीं धोते, वो चींटी को बाहर निकालते हैं, कहीं रखते हैं, हम्म। फिर हाथ धोते हैं। तो इतने स्वच्छ सोच के इंसान हैं, तो वो ही उनके संस्कार हम लोगों में, हमारे परिवार में, मेरे में आए हैं। ओके सर, देखिए पढ़ने लिखने उस समय में तो ऐसा नहीं था ना कि फैमिली बिजनेस है करना है। हम्म। आपके दिमाग में वो बिजनेस करना है, और आपका पहला बिजनेस क्या था? मैम एक्चुअली बचपन में तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं है कि बिजनेस ही करना है, लेकिन बैकग्राउंड क्योंकि घर में बिजनेस का शुरू से ही था। हम्म। फादर के साथ हम लोग स्लीपर का काम करते थे, वुडन का काम करते थे, और भी बहुत सारे काम थे हमारे फादर के। तो हम्म। उनके साथ घूमते करते हम लोग के माइंड में अपने आप आ गया कि ये सब बिजनेस में ही हमको जाना है, बैकग्राउंड वही है। हम्म। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कहीं ट्रांसपोर्टिंग के काम के लिए कहीं गए तो साथ में चले गए, हम्म। या फिर बैंक गए तो हमको भी साथ में लेके जाते थे, कैश डिपॉजिट करने जाते थे, बैंक की स्लिप हमसे भराया जाता था। हम्म। तो बचपन से ही हम लोगों को ऐसा नहीं बताया गया था कि आपको बिजनेस में जाना है, परंतु वो सारी बेसिक ट्रेनिंग जो जनरली आज के दिन में यंग यंग होने के बाद सिखाया जाता है, हम लोगों को बहुत ही कम उम्र में ही चीज़ें देखते चले गए। तो हम्म। उसको हम काम समझे ही नहीं, बेसिकली वो हम ट्रेंड थे बचपन से उन चीज़ों पे लिए। सर ये बात ही बिजनेस क्लास फैमिलीज में होती है कि मतलब जो काम आपके घर पे हो रहा है तो वो बच्चा उसमें ऑलरेडी उस पर ट्रेन होता हुआ जा रहा है। राइट। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे सर्विस क्लास फैमिली के बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बेसिक ट्रेनिंग भी उनको नहीं होती। वो सिर्फ बच्चा पढ़ने जाता है, खेलने जाता है, वापस आता है। उनको जनरली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं दी जाती। तो सर ये मैं चाहती हूँ कि मतलब एज ए पेरेंट, आप एक पेरेंट हैं, और अब अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या मम्मी पापा को आजकल सोचना चाहिए ताकि उनको एक बिजनेसमैन बनने के लिए या एक अच्छे इंसान बनने के लिए ट्रेन किए बचपन से? दैट मीन्स राइट फ्रॉम द एज ऑफ कितने से करना चाहिए उनको? 10 years? मैडम आपने बहुत ही सही अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली क्या हम ही लोग जैसे बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं कि तेरे को जॉब करना है, तेरे को नंबर बहुत ज़्यादा लाने हैं, तेरा टारगेट ये है, ये करना है, वो करना है। मेरे हिसाब से वो कभी नहीं करना चाहिए। मैंने भी अपने बच्चों को, या मैं अपने जो भी बच्चे मेरे साथ रहे, मैंने कभी ये नहीं लक्ष्य दिया कि ये नंबर लाने हैं। आप ये उनको प्रैक्टिकल चीज़ें बताइए कि ये चीज़ें हमें लाइफ में करनी है। नंबर लाना कम ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु आपको पढ़ाई एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको आगे चल के वो काम आएगा। ये दिमाग में डालना है। हमें दिमाग में नहीं डालना है कि नंबर ज़्यादा आएगा तो आपको कोई जॉब मिल जाएगा, यहाँ कहीं आपका एंट्रेंस टेस्ट में आपका क्लियरेंस हो जाएगा, वो दिमाग में नहीं डालना है। पढ़ते समय हम चीज़ों को एज ए टीचर भी हमको यही समझाना चाहिए कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए चीज़ें, कि यदि मैं कुछ चीज़ पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरे को भविष्य में काम आए कैसे न कैसे। अपन जैसे अपने वेदांत को भी अभी बता रहे थे कि आप राइटिंग से पहचान जाते हैं कि किस स्कूल का है। ये चीज़ हमारे बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी कब काम आएगी। हम यदि कुछ एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लाइफ में कब काम आएगी। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बैंक की स्लिप भरना, ये बेसिक चीज़ें तो चाहे आप सर्विस करें या बिजनेस करें, सब तो सभी के लाइफ में काम आता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती। ये तो हमको एज ए पेरेंट्स हमको सिखाना पड़ेगा। तो बच्चों को यदि आप वैसे ही ट्रेन करेंगे तो बच्चे में यदि टैलेंट होगा तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। हमें बचपन में तो बिजनेस की मेरे हिसाब से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। हम क्यों बच्चे, एक छोटे से बच्चे में क्यों लोड डालें कि उस बच्चे को क्या करना है भविष्य में। वो तो अपना टैलेंट खुद ही निकालेगा। पर उसको नेगेटिव बात ही नहीं करना है कि सिर्फ तेरे को नंबर लाना है, कि तेरे को यही करना है। अभी से आप उस इतना सॉफ्ट बच्चे हैं, इतने मतलब नाजुक बच्चे हैं, उनको अभी से आप ये चीज़ लोड डाल देंगे तो वो और गड़बड़ा जाएगा। लेकिन नहीं बोलने की। सिखाना कब से पड़ेगा? जैसे मतलब मान लीजिएगा साथ ही रखते हैं उनको, जैसे आपके घरों में आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? जैसे आपके बड़े भैया के सबके जो कुल मिला के एक 10-12 बच्चे हैं, तो उन 10-12 जो बच्चे लोग हैं उनके लिए तो ये चलता फिरता बिजनेस स्कूल है। तो ये आप अपने बच्चों को उसको किस प्रकार से नहीं, सिखाते वैसा हैं? लगता है मैडम, लेकिन हम लोग भी बच्चों को उस प्रकार से बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम लोग उनको बेसिक चीज़ें सिखाते हैं जो एक आम आदमी सिखाता है, जैसे कि अच्छे संस्कार, कि बड़ों के पैर छूना, भगवान की पूजा करना, हाइजीनिक रहना, साफ सफाई में रहना।
तो हम ऐसा कुछ नहीं सिखाते कि कोई बिजनेस के हिसाब से, हम भी चाहते हैं कि बच्चा अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी लाइफ। ओके। हम एक नॉर्मल संस्कार जो एक माँ बाप को देने चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट के हो, कोई भी बेसिक चीज़ तो हमको सिखाना ही चाहिए बच्चों को, क्योंकि बिजनेस भी ओवरऑल प्रोसेस ओरिएंटेड है। यदि प्रोसेस सही रहेगा लाइफ का, तो वो आप किसी भी काम में घुस जाइए, मेरे को नहीं लगता कहीं नुकसान होगा उसको। तो प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट सर। एजुकेशन एंड बिजनेस, उसको अगर एक कोरिलेशंस में हम देखना चाहेंगे तो फॉर्मल इनफॉर्मल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, राइट? तो फॉर्मल एजुकेशन को आप जैसे एक अच्छे कॉलेज में जाना और पढ़ना, उसका इम्पोर्टेंस। देन इनफॉर्मल जो एनवायरनमेंट से सीखता है वो। तीसरा पढ़ के निकल गया, देन देयर इज़ अ कंटिन्यूस एजुकेशन, जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गई तो उस पे। तो आप इन तीनों बातों को अलग अलग किस नहीं, प्रकार से बहुत देखते अच्छा पूछा मैडम एक्चुअली आपने। इसमें क्या होता है, जैसे जो एजुकेशन सिस्टम है बचपन में जो हम पढ़ते हैं, वहाँ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए हर चीज़, क्योंकि वो आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेगी तो आगे जो आप ट्रेनिंग्स लेंगे या जो आप फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, वो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो जब बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आपको आगे की चीज़ों को समझने में और आपके अगले रास्ते को क्लियर करने के लिए बहुत ईजी रहेगा वो आपका। तो मेरे हिसाब से तो बेसिक्स आपको बच्चों को एकदम क्लियर करना चाहिए, इवन प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए। हम सिर्फ किताबी जो चीज़ें सिखा देते हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखानी चाहिए पढ़ाइयों में, तो बच्चे को क्लैरिटी रहेगा और इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई और आगे काम करने के प्रति। सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज गोइंग फॉर हायर स्टडीज़ फॉर MBAs? और जैसे कई लोगों का होता है कि अच्छे बिजनेस स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे मैंने एक्सपोजर फॉरेन कंट्रीज़ के जो MBAs कराएं या कुछ भी कराएं, तो आपके हिसाब से वो बच्चे को क्या सिखाता है? मैडम मेरे हिसाब से तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, अदरवाइज तो बुक्स तो सब जगह पूरे यूनिवर्स में एक ही। मेरी बेटी भी आज US में पढ़ रही है, तो उसकी भी मैंने बुक्स देखी, उसका एजुकेशन सिस्टम देखा, तो वही सब कुछ है जो हम यहाँ पढ़ाते हैं। तो दैट इज नथिंग डिफरेंट, लेकिन चीज़ें वही हैं, लेकिन आप उसको कैसे ग्रैब करते हो बच्चों को और उसको कैसे आप आगे लेके चलते हो वो इम्पोर्टेंट। अब जितनी आपकी सुविधा आप उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। आपका यदि बजट अलाउ करता है कि कोरबा में पढ़ना है तो आप कोरबा पढ़िए, आपको लगता है कि मेरे को रायपुर ले जाके पढ़ना है रायपुर पढ़ाइए, आपको लगता है बॉम्बे या बेंगलोर पढ़ाना वहाँ पढ़ाइए, आपको लगता है आपके पास इतना बजट है कि अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो पहला इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों को पर ही करना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस पड़ेगा। पढ़ाई तो वही करेगा जो यहाँ पे कर रहा है, पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उसको, ये लगेगा बाहर और नए नए लोगों से मिलेगा करेगा, वही एक डिफरेंस है। अदरवाइज एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई का बेटर इंडिया में बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन होना चाहिए, वो कहीं से भी हो। बहुत ज़रूरी है एजुकेशन को, तो राइट। मैं शुरू से अब कितने लेवल्स में हमेशा डिस्कशन करता हूँ, वो तो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैडम। सर, आप जब शुरू किए थे तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द एजुकेशन की हम बात करेंगे। जैसे जब आपने बजाज शुरू किया था शोरूम, उसमें स्कूटर्स होती थी जी। और बाइक्स होते थे, तो कंपनी की तरफ से आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती थी। तो उस एजुकेशंस के बारे में, जैसे एक यंग बिजनेसमैन है तो वो सोचता है कि मैं तो मालिक हूँ, तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, मुझे काम करनी है, ठीक है, जी। मैं गाड़ी लाऊंगा, एम्प्लॉयज़ मेरे बेचेंगे या फिर सर्विस देंगे, वॉट एवर। हाउ मच वॉज योर इन्वॉल्वमेंट? मतलब आपका वो ट्रेनिंग पार्ट में और आपकी वो जो पहला बिजनेस में, वो किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट था? हम जब बिजनेस में घुसे मैडम, उस समय ना कंपनियों के बहुत ज़्यादा प्रोसेस सिस्टम हुआ नहीं करते थे। आज के ज़माने में CI SI और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस सिस्टम कंपनियों ने डेवलप कर लिए टाइम टू टाइम। उस समय मेरे को याद है जब हम बिजनेस चालू किया तो 3 साल तक तो कोई कंपनी से विजिट भी नहीं किया था हमारे यहाँ। तो उस समय कोई ऐसा प्रोटोकॉल भी नहीं होता था कि ऐसी बोर्ड लगेगा, कि ऐसी फर्नीचर लगेगा, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। सिंपली गाड़ी आई और हमको अपने आप ही सीखना पड़ा कि गाड़ियाँ को सर्विसिंग कैसे करनी है, कि गाड़ियों की सेल्स कैसे करनी है। तो हम अपने ही पुरानी टेबल लगा के बैठ गए थे, हम ही कैशियर हुआ करते थे, हम ही जॉब कार्ड भरते थे, हम ही सेल्समैन हुआ करते थे, बैंक भी हम ही को जाना पड़ता, तो सारा काम हम ही करते थे। सिर्फ 2 मैकेनिक हुआ करते थे और मैं और मेरा मामा का लड़का सौरभ है, वो हम लोग काम में इन्वॉल्व थे। और इसी प्रकार से हम चीज़ें वहाँ से सीखते चले गए। और ये अच्छा रहा कि किसी भी प्रकार की जो ट्रेनिंग आती थी, इवन मैकेनिक की ट्रेनिंग या सेल्समैन की ट्रेनिंग, तो वो हम लोग स्वयं खुद भी लिए ट्रेनिंग पहले। जब हम खुद लिए तो हमको समझ में आ गया ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है और क्या चीज़ें हैं, वो हमको बहुत कुछ सिखाया। मतलब आपने इवन मैकेनिक का ट्रेनिंग अटेंड किया? यस,
और कभी भी हम मैकेनिक की और ट्रेनिंग में सेल्समैन की भी ये ट्रेनिंग भी होती हमने नहीं बोला कंपनी में जाके हम ओनर है, हम एज ए मैकेनिक बन के ही गए है। और एज ए सेल्समैन बन के ही गए। तो वो हमको बहुत कुछ सिखाया कि जो बेसिक चीज़ें हैं, एज ए मैकेनिक क्या सोचता है हमारे बारे में, या मैकेनिक की क्या तकलीफ़ें हैं, उसको कितना सैलरी देना है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें हमको वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिली, ताकि हम अपने एम्प्लॉय का आज उस प्रकार से हम ध्यान रख पाते हैं। ओके। सो और कुछ फायदे मिले जैसे आपने मैकेनिक्स के जो किया या सेल्स पर्सन का किया या फिर कुछ भी किया, तो वो जो ट्रेनिंग में आपके बिजनेस को एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, तो वो स्ट्रक्चर देने में कहाँ पर वो काम आया? इसमें स्ट्रक्चर देने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा स्टाफ के प्रति लिबरल हो गए, कि हमको लगता था कि स्टाफ एक स्टाफ है, तो हमको समझ में आ गया नहीं, ये भी हमारा एक फैमिली मेम्बर है, हम इसके साथ मिल के काम करना होगा। हम बैठ के खाली ऐसे बॉसगिरी करेंगे तो हम कभी अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे, तो हमको हमेशा उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हमको ये सीखने मिला कि ये भी हमारे ही लोग हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, तब से हमको ये चीज़ हमको बहुत सपोर्ट किया। ट्रेनिंग में जाने के बाद हम उनके कंधे में हाथ डाल के भी घूमे, उनके साथ उनके टिफ़िन में खाना खाया, उनके साथ चाय पिया, तो हमको समझ में आया कि ये अलग नहीं है, ये हमारी ही फैमिली है और हमके साथ मिल के करना है। तो हम कभी अपने आप को आज तक बॉस भी नहीं समझे कि हम बॉस हैं। ये हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला इस ट्रेनिंग से। ओके। सर, पहले के देखिए यंगस्टर जो होता है, जैसे आज आप अपने 50वें साल में हैं एंड जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। एंड दैट टाइम आप 25 साल के थे, तो उस समय के बिहेवियर और अभी के बिहेवियर टुवर्ड्स एवरीथिंग, 25 मीन्स साल की टुवर्ड्स मैडम और बिजनेस एकदम है। एंड आई वाज 18-19 दैट टाइम, तो मैं बहुत ही कम उम्र में, मेरे को तो याद है कि मैं स्कूल जाता था, शोरूम खोल के जाता था यहाँ से, और स्कूल से वापस आ जाता तो यूनिफॉर्म में मैं शोरूम में रहता था, और जब शोरूम बंद करता तब घर जाता था। तो उस उम्र से हम लोग काम में जुड़े हैं, और बिहेवियर नेचुरली बहुत फ़र्क पड़ गया मैडम, क्योंकि हमको ये चीज़ सीखने मिली कि हम यदि काइंड रहेंगे किसी के प्रति भी, इवन कस्टमर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी है, तभी हम व्यापार को चला सकते हैं। हम हाइपर होके या नाराज़ होके या गलत शब्दों का प्रयोग करके हम अपना बिजनेस को कभी नहीं चला मतलब ये चेंज बिहेवियर आपके समय के सकते। साथ बहुत हुई है। या देयर वाज सम पर्टिकुलर इंसिडेंट व्हिच चेंज्ड योर्स बिहेवियर? मैम, इंसिडेंट तो क्या होता था पहले, जब भी गाड़ियों में प्रॉब्लम आती थी, कस्टमर आके नाराज़ होते थे, और हम भी उस समय छोटी उम्र के थे, तो कस्टमर भी हमारे ऊपर जल्दी नाराज़ हो जाते थे, चढ़ जाते थे, तो हम लोग भी गुस्सा आ जाता था उस समय। लेकिन बाद में समझ में आया कि हमको गुस्सा होने से हमारे को नुकसान ही है, फ़ायदा कहीं नहीं है। फिर धीरे धीरे हम भी काम डाउन हुए, हमने भी बहुत सारी ट्रेनिंग ली, तो सीख में आया कि नहीं, कस्टमर इज़ फर्स्ट है। यदि हम कस्टमर्स को, अपने स्टाफ को ढंग से मैनेज नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे नहीं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस कभी नहीं आगे बढ़ सकता। तो इंस्टेड ऑफ हम कस्टमर्स की या स्टाफ की कमी निकालने के बजाय हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग गए। तो जब सॉल्व करने लगे तो हमें फिर हमारा ही बिजनेस में काफ़ी चेंजेस मिला, काफ़ी हमको फ़ायदा मिलने लगा उसका। तो हमने फिर हमने भी अपने आप को चेंज किया, और हमारे जो आगे की जनरेशन उनको भी सिखाया कि नहीं, हमको तो काइंड रहना पड़ेगा हर एक व्यक्ति के प्रति। तो कूल रहना ज़रूरी राइट, है। वेरी। आपने अभी धीरे 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 सबको आगे बढ़ाया, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशंस हो गया, एंड देर आर मेनी थिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस इन एंड अराउंड यू, बट फ्रॉम ग्रोइंग अ सिंगल शोरूम टू लाइक से अगर 53, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है टीम बिल्डिंग एंड टीम की ट्रेनिंग, टीम का रिटेंशन, ठीक है। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि एक कंपनी को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम्स बनती है, उसके बाद ही उसका रेप्लिकेशंस होता है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो टीम बिल्डिंग होती है वो कैसे होती है, आप उनको ट्रेनिंग किस प्रकार से देते हैं, क्योंकि सब काम आप नहीं कर सकते, आपका समय सीमित है 24 घंटे, तो उसमें आप 10 घंटे काम कर सकते हैं, 12 घंटा काम कर सकते हैं, तो वो आप अपनी टीम को किस प्रकार से स्ट्रक्चर करते हैं ताकि ये काम आपका स्मूथली चलने लगे? हाँ, गुड क्वेश्चन मैडम। एक्चुअली कोई भी बिजनेस चलाने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, और हर बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो बहुत इजीली अवेलेबल है आज के दिन में, तो ऑनलाइन गूगल या हमारे जो ब्रांड्स काम करते हैं वो हमको प्रोवाइड भी करते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी प्रोटोकॉल हमको कंपनी के द्वारा दिया गया है या जो भी प्रोसेस है, उसको हम 100% इम्प्लीमेंट करें, 99 मीटिंग 100%। तो ओके। हम उनको पहले पेपर्स में उतार लेते हैं, कागजों में या एक्सेल सीट में उतार लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के आधार पे हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को पहले कागजों में रेडी करते हैं।
और उसके हिसाब से उसकी पोस्ट क्रिएट करते हैं और पहले ये कोशिश करते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारे मैन पावर ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम उसको अपग्रेड करते हैं, प्रमोट करते हैं, उन पोस्ट पे पहले लेके आते हैं इंस्टेड ऑफ हायरिंग न्यू पीपल। तो जो पहले हमारे जो लोग काम करते हैं, इवन हमारे यहाँ तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पहले वॉशिंग करते थे, आज हमारे यहाँ पूरा एज अ ग्रुप जीएम बन के काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को प्रमोट करते हैं विद द सैलरी, विद द पोस्ट, और उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन में सेट करते हैं, उसके हिसाब से नया सिस्टम डेवलप करता है। तो कंपनी से जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं एक शोरूम को चलाने के लिए, तो यू प्रेफर टू डू इट 100%। 100%, यस। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपके ही लोगों को जो बहुत सालों से आपके साथ डेडिकेटेड रूप से काम कर रहे हैं, आप उनको प्रमोट करके, अपग्रेड करके, जी, ट्रेन करके 100, उनको ऊपर बिठाते हैं और उसके बाद नीचे की हायरिंग हाँ, यस। करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है ना, मैं आपके जो पुराने लोग हैं वो जुड़े हैं। आज मेरे पास 50 साल पुराने वाले भी स्टाफ मेरे पास जुड़े हुए हैं, और मेरे पास एक बार जो जुड़ जाता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता, ये कारण से। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके लोग हैं, जब आपके ऊपर ये पूरा आश्रित होकर आपके बस काम में लगे हैं, तो आप उसके बारे में कैसे नहीं सोचेंगे। खाली पैसे से नहीं, आपको उसका कैरियर भी आपको आप ही को सोचना होगा। देखिए, आपकी एक विजन होती है, ठीक है, तो आपने ये सोचा कि मुझे ये बिजनेस इस प्रकार से करना है, तो इसे आपको अपनी टीम को बताना होता है, तो वो अलाइनमेंट होती है। जैसे आप कुछ चाह रहे हैं, आपके साथ वो कम करने वाले होते हैं, आपकी टीम वाले होते हैं, तो उनको वो आपके विजन को आप किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं? नहीं, हम लोग ने सबका, जैसे जब भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है तो उनकी चेकलिस्ट भी रेडी हो जाती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सवेरे नेशनल एंथम से हम लोग का कंपनी चालू होता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जब तक नेशनल एंथम नहीं होता हम लोग कोई काम में नहीं लगते हैं। वो बहुत अच्छी बात है हमारे सारे शोरूम्स में। तो उसके साथ ही हमारे पास चेकलिस्ट हमारी सबकी रेडी रहती है, और मॉर्निंग मीटिंग होती है मैडम सवेरे, और उसके हिसाब से ही हमारा बंदा काम करने लगता है रात तक। ओके, सो जो आपके विजन है उसको आप उसको पेपर में ट्रांसलेट करेंगे, राइट। और जो आपके मैनेजर्स है उसको एक चेकलिस्ट बना करके लोगों को देंगे, एंड दैट विजन डाउनलोड्स, और वो आपकी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि को स्मूथली रन करने में और ग्रो करने में मदद करेगा। हमारा एक्चुअली मास्टर प्लान बनता है, और जैसे जी। आज कोई बिजनेसमैन सोचेगा मैं आज ही के प्लान करूँ, नहीं। हम लोग का 5 साल, 10 साल, 15 साल का ऐसा प्लानिंग चलता है। इवन आप जितने भी शोरूम्स वगैरह देख रहे हैं, आप भी, अब मैं पुराना पेपर्स में निकाल के देखूंगा, आप सरप्राइज होंगे। ये 15 साल पहले कागजों में पूरे बन चुके हैं, ओके, और पूरे उसकी फाइल है, एक एक कहाँ पे शोरूम बनेगा, कहाँ पे गेट लगेगा, दरवाजा लगेगा, 15 साल पहले डिसाइड हो गया है वो मास्टर प्लान में। तो मास्टर प्लान कहें या विजन बोर्ड विजन बोल कहें। सके, वही, यस, यू आर वेरी करेक्ट। तो वो हिसाब से हम अभी तक चल रहे हैं। ओके, और आप, मतलब मेरे को नहीं लगता कि 5% भी डाइवर्ट होगा वो मास्टर प्लान में, कि जितना प्लान था वो एज इट इज चल रहा है अभी तक। यदि मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे आगे की जनरेशन भी उस मास्टर प्लान को वो एग्जीक्यूट कर सकती है, इतना डिटेल में प्लान है हमारे पास। सर ये कब करते हैं? दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, बिकॉज एक बिजनेसमैन का जो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उसका एक मास्टर प्लान बनना, एक विजन होना, और उस विजन को आपने कहीं पर बना के रखा हुआ है और कह रहे हैं कि हर एक शोरूम जो आपकी अभी बनी है या आगे की जो भी विजन है, वो विजन आपकी बनी हुई है, जिससे अगर आपका बेटा अब उस बिजनेस प्लान पे काम करना चाहे तो वो कर सकता है। हाउ डू यू डू इट? नहीं, इसमें क्या होता है, आपकी जो भी अवेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी लैंड है, आपके पास आगे जनरेशन कितनी है आपकी काम में लगने वाली, वो आप एक मेंटली रेडी रहते हैं। उसके हिसाब से आप पूरा एक कागज़ में प्लान बनाते हैं, और प्लान बना के आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला इसमें चांस होता है कि आपके फेलियर के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं, नहीं होता है। और दूसरा, आपको टेंशन और कन्फ्यूज़न नहीं रहता कि मैं आगे क्या करूँगा, और करूँ कि नहीं करूँ, ये सब नहीं रहता, क्योंकि अब क्लैरिटी ऑफ जॉब है कि ये हमारा मास्टर प्लान है, इसको धीरे धीरे करके हमको इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करना, और ये सर हमारा कैन यू सक्सेस। इलैबोरेट ऑन दिस, लाइक एक बिजनेस प्लान अपन बात करें तो? जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपको लगता है कि आज ऑटोमोबाइल से तो किसी को ना को बोला हाइड्रोजन आने वाला है, कोई बोलता है इलेक्ट्रिक आने वाला है, कोई बोलता है कुछ है, परंतु हम लोग, हमारे पिताजी का भी ये विजन था, हमारे बड़े बड़े भाई सबका भी था, कि हमारे पास वैरायटी ऑफ बिजनेस तो हमेशा ही होना चाहिए उस रिस्क को कवर करने के लिए। मेरे पास यदि 3-4 काम रहेंगे, और कुछ काम में यदि कोई अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आ भी गई, तो सेकंड बिजनेस या सेकंड व्यक्ति उसको संभाल लेगा। जी, वो बहुत बड़ा हमारे पास मेंटली सपोर्ट रहता है कि यार चल, ये नहीं चला तो ये चल जाएगा। तो वो हमेशा, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपके पास कोई भी एक काम के भरोसे मत बैठिए आप, क्योंकि मान लो कुछ भी
पॉलिटिकल या कोई भी अनसर्टेनिटी कोई भी चीज़ की आती है, तो आपको संभालने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो उस दिन से हम उनके अकाउंट में 1000 रुपये या कोई अमाउंट, एक एक्स अमाउंट, जितनी भी आपके पास सुविधा हो, हम उनके खाते में जमा करना चालू कर देते हैं, रिकरिंग अकाउंट, ताकि वो जब बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई के लायक होता है या शादी ब्याह के लायक होता है या बिजनेस के लायक होता है, तो उसके बाद एक हैंडसम अमाउंट हमेशा अवेलेबल रहता है। हमको अपने बिजनेस से पैसे नहीं निकालने पड़ते उसके लिए। तो उसके बाद एक सेफ्टी में रहता है कि हाँ, इतना पैसा मेरे पास है। उसके अलावा एलआईसी है, म्यूचुअल फंड्स है, इसमें आपकी जितनी जैसी सुविधा हो उतना पैसा हमारे बच्चों के लिए हमको जमा करके रखना चाहिए एज अ पेरेंट, ताकि वो एक बैकअप प्लान आपके पास हमेशा रेडी रहे। वो आपका रिस्क फैक्टर को कवर करता है, प्लस आपका जो मास्टर प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में आपको ईजी रहेगा। आपको मालूम है आज 15 साल बाद मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फंड आपका तब यूटिलाइज आप आराम से कर सकते हैं। सर मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिएगा कि आपने एक शहर XYZ, संबलपुर, वो तो ऑलरेडी है शहर ना, कहीं और शहर, वहाँ पर आपको कुछ करना है, तो उसकी एक मेंटल प्लान आप क्या बनाए हैं, उसका मतलब वो जो डिटेल थोड़ा उसके बारे बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है ये तो। कोई भी बिजनेसमैन, मैं हूँ या कोई भी हो, एक सर्वे तो करता ही है मार्केट का। में। हम लोग जनरली अपने ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में TIV बोलते हैं, टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम। तो जिस भी आपको प्रोडक्ट बेचना है उसका आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अदरवाइज बहुत आसानी से डाटा मिल जाता है ये। तो आपको ये मालूम होता है कि उस शहर में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं या कितना उस प्रोडक्ट की खपत है उस मार्केट में। तो इसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ आप प्लान कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो आपने ये वेरियस जो अभी जितने भी हैं उन सब की जो ये शहर में अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेगी, इसका आपने एक लिया और उसके बाद सोचा कि यहाँ पर मैं ये एक्सपैंड यस, करूँगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने बहुत सारे शहरों को छोड़ा भी है। ऐसा नहीं कि आप जितना देख रहे हैं उतनी जगह, कई जगह हमको लगा कि हमारी वायबिलिटी नहीं आ रही है, यहाँ पे फिजिबल नहीं है, तो हमने उसको रिजेक्ट भी किया। ऐसा नहीं ओके। कि हमने जो भी शहर में मिला करने लगे, नहीं। हमने बहुत सारे दर्जनों जगह को हमने रिजेक्ट भी किया जहाँ हमारी वायबिलिटी नहीं आती। लाइक हमको मध्य प्रदेश में जबलपुर हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने छोड़ दिया क्योंकि हमको वायबल नहीं लगा वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हमने रिजेक्ट भी किया अपने बिजनेस। Okay, so the first step, vision. The second step is viability. Third step, budgeting. यस, And the fourth step, फोर्थ आपको प्रोसेस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। process. हाँ, Right? And then you start the business. ठीक है। सो मुझे ये भी पूछना था आपसे, जैसे कभी भी जैसे बिजनेसमैन हुआ तो मुझे पता है कि हमेशा वो सब चीज़ सही नहीं चलती है। कभी आपने रिस्क उठाया होगा, तो वो रिस्क के बारे में आज बात कर सकते हैं हम। कोई भी रिस्क जैसे बिजनेस में आपने नहीं, रिस्क में जैसे मैंने अभी भी बोला कि अपने पास 2-3 बिजनेस के ऑप्शंस तो हमेशा होने ही चाहिए। अब रिस्क का फैक्टर, अब देखिए अभी कोविड के समय में ये एकदम से चेंज हुआ, पूरा सीन चेंज हो गया। किया। आपको सैलरी भी देनी पड़ रही थी, आपको बिजनेस भी नहीं था, वो सब कुछ था, तो रिस्क एकदम से आया। तब आपको एक बार संभल जाना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या आपका कितना आपका इन्वेस्टमेंट है। तो कोशिश करना चाहिए जो आपकी लायबिलिटीज है उस समय आपको उसको रिड्यूस कर लेनी चाहिए, लाइक बैंक इंटरेस्ट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो फिक्स एक्सपेंसेस उस पर आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए इमीडिएट। तो ये रिस्क आपको करना चाहिए, प्लस आपके पास 2-3 बिजनेस तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप उस रिस्क को आप कवर कर पाओ, ताकि एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा, 3 से 4 जैसे बिजनेस कोई आपके ऐसा पास जो होना रिस्क चाहिए। आपने लिया हो और आपके उम्मीद से कुछ अलग हुआ हो। ऐसा तो नहीं रहा मैडम, क्योंकि हम लोग एकदम इतने प्लान वे से चलते हैं कि हमने कभी ऐसा रिस्क लिया और ऐसा फेल हो गया, वैसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर होता है, थोड़ा डिले ज़रूर हो जाता है प्रोजेक्ट्स हमारे, कोई ना कोई कारण से, कि गवर्नमेंट की NOC नहीं मिल पाई या कोई और वेदर का प्रॉब्लम हो गया, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। अदरवाइज मेरे को तो ऐसे याद नहीं आ रहा मैडम कि कहीं हम रिस्क लिए और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया हो। ओके, सो लाइक जैसे एक था कि बिजनेस की जो एक्सपेंशन होती है, वो बिजनेस एक्सपेंशन किस प्रकार से हो सकता है? एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैम, जो बिजनेस है वो अपॉर्चुनिटी है। यदि आप बिजनेस अच्छा करने जा रहे हैं, आपके प्रोसेस सिस्टम इंटैक्ट हैं, आपके कस्टमर खुश हैं, आपके एम्प्लॉय खुश हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी आपको ज़्यादा मिलती है। और अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेली नहीं आती, वो वंस इन अ वाइल आती है। आपको कभी अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिली और हम लोग उसमें मना कर देना भी गलत है, उसको आपको पूरा स्टडी करना चाहिए।
और डीप में जाना चाहिए। जब आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी तो मेरे हिसाब से उसको तो आपको लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी तो मतलब अगर जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी चीज़ को अगर आपको एक्सपांड करना होगा, जैसे कोई भी बिजनेस में एक्सपेंशन इज ग्रोथ, को। तो ये मैं सीख बच्चों को ये बोल सकती हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटीज मिलती है तुम्हें, उस अपॉर्चुनिटीज को आपको हैंडल करना चाहिए, लेना चाहिए। रिजेक्ट ना करके उसको पहले समझने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा इस बात का। जैसे हमारे यहाँ उड़ीसा में भी हमारे शोरूम है, महिंद्रा की हमने डीलरशिप ली थी। तो अखबार में उसका ऐड आया था डीलरशिप के लिए, तो हम उस समय नहीं देख पाए ऐड को। उसका क्लोजिंग डेट भी ख़त्म हो गया। तो हमको लगा डेडलाइन तो निकल गई है, अब कैसे अप्लाई करें। तो हम बोले चलो ट्राई करते हैं। कम से कम 100 एप्लीकेशन थे, और वो भी उड़ीसा, जहाँ पे हमारे पास 1 इंच ज़मीन भी नहीं थी। और उड़ीसा क्योंकि थोड़ा अलग स्टेट भी है, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर है। फिर हमने बोला एक बार फ़ोन करके ट्राई तो करते हैं। उन्होंने फ़ोन किया तो बोले देखिए डेडलाइन तो निकल गई है। तो हमने बोला आप अप्लाई, हम एप्लीकेशन दे देते हैं आपको, देखिएगा पसंद आएगा तो आप करिएगा, नहीं तो मत भूलिएगा। तो बोले ठीक है आप भेजिए एप्लीकेशन, अभी तुरंत भेजिए, सेम डे। हमने एप्लीकेशन दिया, हमको अगले दिन ही बुला लिया गया। और उड़ीसा में भी फिर 100 लोगों में शॉर्ट लिस्ट करके फाइनली हम ही को अपॉइंट किया गया। तो कई बार अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते और आपको चीज़ें मिल जाती हैं। सो मतलब वो जो आपका जो अपॉर्चुनिटीज जो उसको ग्रैब करना चाहिए। यस। और सर जैसे अप्लाई करना एक दिन में, ये तो कोई आसान बात तो था नहीं, तो आपने वो जो सारे पेपर वर्क्स एक दिन में कैसे कर एक दिन में कर लेते हैं मैडम। कई बार भी जब लगता है कि आपको अर्जेंट है, कुछ करना है, तो आपको तो पूरा फिर फुली डेडिकेट होना पड़ता है। हमारी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भीड़ भाड़ के ओवरनाइट हमने सारे पेपर्स को रेडी किया। ओके। हाँ। तो मतलब कि पेपर्स होंगे उसका कॉपीज बनाना है, और यानी फिर- कि हाँ, देयर इज समथिंग लाइक द बिजनेस के बैक एंड में कि आपको अपनी टेक्निकलिटीज और अपनी जो पेपर्स होने चाहिए वो सही होने चाहिए। वो सही होने चाहिए। नहीं तो हमने हमने उनसे टाइम मांग लेते हैं मैडम, कि हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम 2-4 दिन में आपको फिर से सबमिट करते हैं। उसके लिए कोई भी मान जाता है, कोई वो वाली बात नहीं। तो जितने अवेलेबल डॉक्यूमेंट थे, जो एप्लीकेशन था उसको फिल करके भेज दिए, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट भेज दिए। और जिसमें टाइम लग रहा था उनको बोल दिए कि हमको 4 दिन का टाइम दीजिए, हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। हमने इंटरव्यू अटेंड किया, तो इंटरव्यू में हम क्वालिफाई किए, नेक्स्ट लेवल पे चले गए। जब तक हमारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो गए हमने फिर उनको जमा कर दिया। ओके। सर लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा आता है। जैसे एक छोटे घर का बच्चा है, हम्म, उसने सोचा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसके पापा पहले आके बोलते हैं कहाँ से बिजनेस करेगा, तेरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो वो बच्चा अटक गया वहाँ पर। ठीक है, तो क्या पैसा रहेगा तभी नहीं, ये वो एकदम बिजनेस गलत कर मानसिकता है पाएगा? मैडम, गलत मानसिकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे आपने बताया, बड़े भैया ने कहा कि अभी पैसा कमाना आसान है, वाकई पैसा कमाना आसान हाँ, है। वो सेंटेंस में सुनना चाहूंगी हाँ। जो संजय भैया कहते हैं, वो उसे आप फिर से कहेंगे तो हमारी नहीं, ऑडियंस बड़ा पैसा पसंद कमाना करेगी। आसान है। हमारे फादर भी बोलते थे पैसा हवा में उड़ता है, आपको पकड़ना आना चाहिए। ओके। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसे चाहिए, पैसे कमाने ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल ज़माने में तो और इजी हो गया है मैडम। इवन कोई भी बिजनेस को आप सोचना चालू करिए, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप बिजनेस को आप चालू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस जिसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बिजनेस बस आप मानसिकता बनाइए, आप उसके बारे में रेडी रहिए करना है। और अपने बच्चों को ये बोलना बंद करिए कि ये पैसे के बिना आप तुम बिजनेस नहीं कर सकते, कि आपको कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि लैंड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बच्चों को करिए, तू कर सकता है बोलेंगे उस दिन वो बच्चा कर सकता है। लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे कि बिना पैसे के आप बिजनेस नहीं कर सकते, नहीं, आप हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। कुछ भी है आजकल तो, इवन आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आप बिजनेस करते हैं, वहाँ भी आप बिना पैसे के भी आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई चीज़, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं, ज़मीन नहीं है, तो आप रेंट पे लेके चालू कर सकते हैं। सर बैंक भी आपने आसानी कभी से किया लोन ऐसा देते हैं, वो भी कर सकते हैं हम लोग। कोई रेंट पे लेकर के, क्योंकि कई हाँ, सारी जगह पर हाँ, आपने हाँ। रेंट पे तुरंत। जहाँ पे जैसा अवेलेबल, मान लो जगह हमारे पास वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है तो हम रेंट पे भी लेके करते हैं। ओके। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है, कि रूल बुक में नहीं लिखा है कि आपको अपना ज़मीन खरीद के ही बनाना है, कि रेंट पे लेके करना है। सारे ब्रांड, सारे लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के, इवन गवर्नमेंट में भी आप जाएंगे, इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी जाएंगे, तो बहुत सपोर्टिव लोग हैं। हमको लगता है घर बैठ के कि नहीं हो सकता, लेकिन आप जब घर से बाहर निकलेंगे ना, तो पब्लिक और गवर्नमेंट आज के दिन में बहुत सपोर्टिव हो गई है। सर जैसे आप इतने सारे टीम के लिए, अभी आपकी टीम में 1000 से ज़्यादा लोग हैं, भाई,
तो इन 1000 से ज़्यादा लोगों के पास में कई बार वो एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमन है, गलतियाँ होती हैं। तो आप कितने टफ टास्क मास्टर हैं? नहीं, टफ तो बिल्कुल नहीं मैम, हम लोग 99% कोशिश करते हैं कि हम कोई भी स्टाफ के प्रति ऐसा कुछ ना करें कि उसका करियर में इम्पैक्ट हो। हम लोग उनको लेकिन पूरा कभी-कभी उनको सिखाना होता है, तो हम उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, हम तो लास्ट तक यही कोशिश करते हैं, आखिरी तक हम यही प्रयास रहता है कि यदि कोई नई चीज़ जम रहा है और कोई ऐसी क्राइम एक्ट हो गया हो या कोई ऐसी गड़बड़ियाँ हो गई हो, तो हम उससे उससे भी हम रेजिग्नेशन लेके उसको छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई जो नुकसान हुआ है कंपनी का आप जमा करिए और रेजिग्नेशन चले जाओ, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो हम कभी कोशिश नहीं करते कि किसी भी व्यक्ति का पर्सनल लॉस हो जैसे जाता है। जैसे एक हुँ, 22 साल का बच्चा आपके पास में काम कर रहा है, ही इज़ एन एम्प्लॉयी, तो रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं, उससे गलतियाँ हो रही हैं, हुँ, तो उसको आपको ठीक करना है। हुँ। और वैसे ही 22 साल का आपके घर का भी कोई बच्चा है, सिमिलर टाइप की गलतियाँ हो रही हैं, तो उनको आप सुधारेंगे कैसे? नहीं, पहले तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग होती है हुँ, हुँ। और लोगों को बेसिक्स भी सिखाया जाता है कि ये चीज़ें ना करो। हुँ, तो हुँ। उसको टाइम दिया जाता है मैडम कि आप यदि गलती की है तो इसको सुधारो बेटा तुम, क्योंकि ये हुँ। तुम्हारा आगे का भविष्य नहीं है। हुँ, हुँ। यदि इस प्रकार से करोगे तो परिवार, घर कैसे चलेगा? हुँ, हुँ। तो जनरली मेरा तो देखना है कि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो नहीं सुधरा, सभी सुधर जाते हैं, सभी काम में लग जाते हैं। ओके, किसी पे ऐसे कोई हार्ड एक्शन लेने की ईश्वर की कृपा से ज़रूरत? कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब एम्प्लॉइज़ भी नहीं, घर के बच्चे नेचुरली। भी नहीं, क्योंकि वो आपके लिए तो हाँ, बिल्कुल नहीं, एम्प्लॉइज़ भी नहीं और नेचुरली बच्चे तो हमारे इतने अच्छे संस्कारिक बच्चे हैं कि हम उनसे सीखते हैं, हम उनको क्या सिखाएँगे? सर जैसे आजकल ये जो इन्वेस्टर्स का ये चलन है, हुँ, मेंटोर्स एंड इन्वेस्टर्स, जैसे एक्स वाई जेड पर्सन, उसको बिजनेस करना है, उसके हुँ, पास बहुत अच्छी आइडियाज़ हैं, हुँ। तो आपकी तरफ से आप उसको क्या मदद कर सकते हैं? अगर आइडिया अच्छी लगी तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया मैंने दूसरे के आइडियाज़ पे हम लोग इन्वेस्ट में, लेकिन हाँ, हम उनको मानसिक रूप से और एज़ अ ट्रेनिंग हम पूरी देने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास ऐसा पूछते हैं। हुँ, हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पे बैठ के हम देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। हुँ, एज़ अ हुँ। ट्रेनर भी यहाँ पे हम रखते हैं। तो ये सारा सपोर्ट हम लोग करते हैं। लेकिन एज़ अ फाइनेंशियल सपोर्ट हम नहीं करते, हम उनको बैंक का प्रोसेस बता देते हैं कि बैंक आपको इस प्रकार से हेल्प करेगी। ओके। हाँ, लेकिन नियर फ्यूचर हम हमारे कुछ प्लान्स हैं हमारी खुद की बैंकिंग और एनबीएफसीज़ कंपनीज़ लाने में। हुँ, हुँ। कभी होगा तो ये इस चीज़ पे सोचा जा सकता है मैम। क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे कुछ ज़रोदा वाले हैं और इन्फोसिस हैं, हुँ, तो उनके पास एक पूरी एक ट्रस्ट ही है, जिसमें ये लोग एप्लीकेशंस मंगाते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके बिज़नेस आइडियाज़ को समझ के, हुँ। तो इनके इन्वेस्टर्स बनते इन्वेस्ट हैं। कर सकते हैं। तो ये आइडियाज़ में कुछ सोच रहे हैं नहीं, क्या? हम तो नहीं कर रहे, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट तो सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। सपोर्ट कर रही है, तो मेरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट जब इतना खुल के सपोर्ट कर रही है, इतने हुँ, नरेंद्र मोदी जी इतना सपोर्ट कर रहे हैं नए एंटरप्रेन्योर्स को, मेक इन इंडिया को, तो उनका सपोर्ट बिल्कुल लेना चाहिए लोगों को। ओके। जी। सर मैंने आपके फेसबुक अकाउंट को थोड़ा देखा, तो देयर आई सॉ दैट आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जी। और ट्रैवल एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को किस प्रकार से चेंज करता, आपके संदर्भ में उसको कैसा नहीं, नहीं, बूस्ट ये मिला? बहुत मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट किया है क्योंकि मैं बहुत ही कम उम्र से ट्रैवल कर रहा हूँ हुँ, हुँ। और मैं करीब-करीब बोलना चाहिए 75-80 कंट्रीज़ भी विज़िट कर चुका हूँ अभी तक। हुँ, हुँ। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम करने का तौर-तरीका है, हाइजीन रहना है, डिसिप्लिन है, ये हुँ, सब हुँ। चीज़ तो मैंने विदेशों से काफ़ी सीखा है। हुँ, हुँ। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने काफ़ी यहाँ पे जो हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं विदेशों को ही डिज़ाइन ला-ला के हम कोशिश करते थे कि हमारी डिज़ाइन यहाँ पे कुछ बन जाए। हुँ, तो हुँ। जो एसीपी का ग्लास का जो बिल्डिंग कॉन्सेप्ट कोरबा में पहली बार ही मैंने सिंगापुर से देख के आया था और अपने यहाँ हमारा जो गोदरेज का शोरूम है उसको ऐसे बनाने का हमने प्रयास किया था वहाँ ओके, फर्नीचर्स का जो आप जी, लोगों का जी, जो जी, शोरूम 3 है फ्लोर का उससे। बिल्डिंग बना है, हुँ, हुँ। तो सिंगापुर से ही डिज़ाइन को हमने वहाँ से लेके आया था वहाँ पे। ओके, तो ये था कि आपने बिज़नेस के लिए कुछ लिया। कभी-कभी आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी भाग लिया होगा? सो लाइक वो क्या था?
मैंने एक में देखा था कि आप एक वो बंगी जंपिंग था हाँ जो उस पे, तो वो वो किया था, बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे। हाँ, तो हाँ, मुझे डर तो लगता नहीं कोई चीज़ से, तो कभी कुछ होता है तो मैं मना नहीं करता, बच्चे बोले जाना है, बोला चलो करते हैं करके। ओके। तो डरता नहीं मैं कोई स्पोर्ट्स से या कोई चीज़ से। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छा लगता है। हम्म। कई बार आप वो क्या बोलते हैं, कैनाल में भी वो सब लेके बोट वगैरह लेके जाना करना, वो मैंने काफ़ी किया है उसको। तो कैन यू कोरिलेट समथिंग विद दिस? उससे डर निकलता है, करना चाहिए, क्योंकि जो आपके मन में छोटे मोटे डर रहते हैं ना, वो निकल जाते हैं, वो सेफ हैं कहीं, क्योंकि रोज़ सैकड़ों हज़ारों लोग करते हैं, किसी को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो एक मन का डर है। तो कर लेने से, जैसे छत में चढ़ गए तो अपन डर लग रहा है गिर जाएंगे कर जाएंगे, तो वो डर निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, मन का डर निकलने से तो ओके, बिजनेस में भी सो सपोर्ट ये जो मिलता है। है, तो आई एम जस्ट कोरिलेटिंग एज अ साइकोलॉजिस्ट कि अगर कोई व्यक्ति को रिस्की वाला काम करता है तो वो बिजनेस में या लाइफ के किसी और चीज में भी नहीं मैम, आप जैसे रिस्क रिस्क लेगा। बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से रिस्क कुछ होता ही नहीं है। यदि आप प्रोसेस सर मुझे ओरिएंटेड तो है, डर लगेगा। आप यदि प्रोसेस ओरिएंटेड काम कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट यदि क्लियर है, आप इतनी क्वालिफाइड हैं, यदि आप कोई पेपर्स बना के रखिए, मैं तो बोलता हूँ पेपर्स को भले 100 बार फाड़ दीजिए, लेकिन बिजनेस में एक बार आप इन्वेस्ट कर दिए तो यू कैन नॉट बैक देन। तो आप पेपर कागज में जितनी बार आपको बदलना है बदल लीजिए, बिजनेस का प्रोफाइल बदलना है, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बदलना है, एक बार यदि आप पेपर्स में ओके हैं तो आप जाके कोई रिस्क वाला मैटर ही नहीं है, फिर रिस्क कुछ नहीं होता है ऐसा। नहीं, मेरा मतलब ये था कि अगर व्यक्ति को उस चीजों में डर नहीं लगता तो बिजनेस में भी डर नहीं नहीं लगेगा लगेगा। ना, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, वो तो फॉर्मूला है। यदि 2+2 4 होगा तो 4 ही होगा, उसमें 3 तो हो ही नहीं सकता। तो बिजनेस भी वही सब कुछ है। जब आप प्रोडक्ट को 100 रुपये में खरीद के ला रहे हो और आपको 105 पे 110 में बेचना है, तो आपका उसमें लॉस कैसे होगा मैम? तो वो आपको कैलकुलेशन है, वो बस फार्मूला। जैसे आप फार्मूला बच्चों को अच्छे से आपने पढ़ा दिया, आपको उसको मालूम है उस फार्मूला में यदि फिगर्स को वैल्यूज़ को डालेगा तो आंसर आना ही आना है। तो वैसे ही बिजनेस का फार्मूला आप अच्छे से डालिए ना। अब बिना फार्मूला समझे आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर तो लॉस होगा ही। फॉर्मूलाज क्या होते हैं? बिजनेस के बिजनेस के फार्मूला फॉर्मूलाज। यही कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें मेरी कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, मेरे एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं, मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, फिर मेरे को प्रॉफिट क्या आ रही है, तो आपको फाइनली मेरे को बैंक इंटरेस्ट कितना लग रहा है, क्या कैसे आप प्रोडक्टिव बैलेंस शीट बना के आप काम करेंगे तो कभी लॉस होगा ही नहीं। तो सर कोई भी बिजनेस करने के पहले आप ये बोलेंगे बच्चों को कि पहला तुम अपॉर्चुनिटीज लो, इन्वेस्टिगेट करो, सारे कॉस्टिंग निकालो, हाँ हाँ, वो तो और प्रोजेक्ट उसके रिपोर्ट उसी को बाद तो बोलते हैं प्रोजेक्ट मैडम। रिपोर्ट बनाने के बाद ही यस, आपको हंड्रेड करना परसेंट एक चाहिए। पढ़े लिखे आदमी से सही बिजनेस करना है। तो ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं है मैं कि सो सो के उठा कर यार इन्वेस्ट करता हूँ बढ़ जाएगा पैसा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता ऐसा। एक छोटे से छोटा ठेला वाला भी जो है वो इतना भी कैलकुलेट करके बैठता है। सर कई बार नहीं करते हैं बच्चे, तो उनको क्या रहता है कि मुझे इसमें पैसा दिख रहा है हम्म, जनरली। जैसे मैं भी छोटे बच्चों से बात करती हूँ, मुझे बिजनेस करना है, तो मैंने कहा ठीक है बिजनेस करेगा, क्या करेगा? तो मैं ये करूँगा, मैं इसमें से बहुत सारे पैसे खरीदूंगा और इस बिजनेस से मैं मैडम, मैं तो पापा को बोल के आऊँगा, मैं तो गाड़ी खरीद लूँगा। तो मैंने कहा क्या सोच के रखा है इसके अंदर, क्या कैलकुलेशंस हैं? तो ही डजंट हैव एनी प्लान। उसको सिर्फ ये दिख रहा होता है कि इस काम को करने से मुझे पैसा मिलेगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे एक बिजनेसमैन बनना चाहता है एक बच्चा, तो उसमें क्या क्या अपने अंदर गुण डेवलप करना चाहिए? कोई भी 6 गुण आप उनको बता सकते हैं? बिल्कुल मैडम। एक्चुअली 6 जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक बच्चों में, सबसे पहला तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हमें कोई भी चीज़ में ना नहीं बोलना है। चाहे वो प्रोजेक्ट फेल ही क्यों ना हो, या कोई ऐसा लग रहा है कि आप नहीं भी कर पाएँगे, तो उसको ना बोलने की आदत मत डालिए। पहले रखिए हाँ, मैं कर सकता हूँ, हो सकता है वो। तो पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। और ओके। दूसरा अपना इन्वायरमेंट आप ऐसा रखिए जहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आएँ। लाइक आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, आप लग रहा है आप कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपके पास ऐसे लोगों से आप मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सजेशन ले रहे हैं लोगों से जो सब मना कर रहे हैं, मत करो, नहीं होगा, फेल हो जाओगे। तो ऐसे लोगों से मिलो मत जो नेगेटिव्स हैं। या बहुत ज़्यादा सजेशन भी मत लीजिए। यदि आप खुद कॉन्फिडेंट हो, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके हाथ में है, आपको लगता है कर लेंगे, तो आप उसको निश्चित करिए। ज़्यादा सजेशन लेना, ज़्यादा पूछ लेना भी कई बार आपको नुकसान पहुँचा देता है। आप प्रोजेक्ट में आप चालू करने से पहले ही आप फेल हो जाते हैं। तो वो आपको रखिए कि पॉजिटिव लोगों से ही मिलिए, एनवायरनमेंट अच्छा रखिए। जो अगर नेगेटिव लोग मिल ही जाते हैं, कई बार घर पे ही उनको होता है। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। आप उनको मना तो नहीं कर सकते, नहीं बोलो, लेकिन ऐसे लोगों से आप बच के रहें, ज़्यादा अच्छा है। ओके। तो
तीसरा चीज़ मैं बोलूँगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा ले लिया काम और मैं उसमें टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। आपको टाइम फुली डेडिकेटली पूरा आपको टाइम देना पड़ेगा। सुबह से रात आप उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा और उसकी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा है कि हर पल उस पर्टिकुलर चीज के लिए सोचना और जीना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट उसी को बोलते हैं। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे कोई भी काम कैसे कर पाएँगे? और फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो है डिसिप्लिन। वर्किंग डिसिप्लिन तो आपको लाना पड़ेगा कि आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको टाइम पे उठना पड़ेगा, टाइम पे उस काम पे आपको लगना पड़ेगा। आपको अपनी बाकी जो लाइफ़स्टाइल है उसको थोड़ा-सा आपको वर्किंग आवर्स में उसको आपको साइडलाइन करना पड़ेगा। तो आपको डिसिप्लिन तो आपको वर्किंग में रखना ही पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जी आज के ज़माने में या पहले भी वही चीज़ था कि आपको काम का प्रोसेस समझना पड़ेगा। जो भी काम है, चाहे ऑटोमोबाइल का काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल काम करता हूँ इसलिए ऑटोमोबाइल के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई भी काम करें तो उसका प्रोसेस सिस्टम को आपको पूरा समझना पड़ेगा कि काम करने का तरीका क्या है, उस प्रोसेस क्या है, उसी अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने अपने मन से कुछ भी प्लान किया और करने लगे। आप प्रोसेस को आप समझिए, किस जगह कितना खर्च करना है, किस जगह क्या काम करना है, वो आपको बताना पड़ेगा। प्लस लास्ट थिंग, सिक्स्थ थिंग इज़ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस आपको हर चीज़ों में आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ तो फिज़ूल एक खर्ची हो रही हैं, सेल्फ बातों को आपको इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, ये आप जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में आप काम कर रहे हैं, उसके आपके जो भी माइनस पॉइंट्स हैं, जो मेजर फिज़ूल खर्चे हैं, उनको आपको कम करने होंगे, ताकि आपका शुरू में इनिशियल बिज़नेस आपका अच्छे से पिकअप कर जाए। ओके। तो फिज़ूल खर्चे से आप बच के रहिए। पर्सनल लाइफ़ में भी चाहे आप कितने भी पैसे हों आपके पास या आप कोई नया प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, फिज़ूल खर्चे को आप बचा के रखिए। फिज़ूल खर्चे नहीं करना है आपको कोई भी। सर आपने भी एक बात कही थी, वो प्रोसेस के बारे में बात। प्रोसेस होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया उसका प्रोसेस क्या है काम करने का। लाइक हायरिंग ऑफ गुड मैन पावर, आपका जो भी बिल्डिंग का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी फर्नीचर की सेटिंग, ये सब एक प्रोसेस हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये उसके पहले बनता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका ये रहेगा कि हमको एक जैसे बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का हम एक आप बिजनेस करने के बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अकाउंट। क्यों ना उसको पहले से प्रोजेक्ट करके बनाए कि हमारा एक बैलेंस शीट होगा दी 1 साल बाद मेरी बैलेंस शीट में कितना रुपए का बैंक इंटरेस्ट लगेगा, कितना सैलरी लगेगी, कितना मेरा टीएडीए का खर्चा आएगा, कितना मेरा पेट्रोल का खर्चा आएगा। हर एक रुपये का आपको हिसाब पहले से डालना पड़ेगा, जो आप करने वाले हैं। तो वो एक होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें आपका कितने एम्प्लॉइज़ मिलेंगे, उनका भी ओवरहेड्स क्या होंगे उसमें, वो सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। प्लस आपकी इनकम कितना आप प्रोजेक्ट करेंगे, आप कितना माल बेच पाएँगे एज़ पर सर्वे ऑफ मार्केट, कितना उसमें प्रॉफिट बना पाएँगे, कितने मिसलेनियस एंड अदर एक्सपेंसेस लगेंगे, सारे कुछ उसमें आपको लगेगा। प्लस आप और एक्स्ट्रा इनकम क्या कर सकते हैं लाइक हमारे बिज़नेस में बोले तो हमारा बर्न्ट ऑयल है, स्क्रैप्स है, वैल्यू एडेड बिज़नेसेस हैं। क्योंकि आपको एज़ अ बिज़नेस में दिखता है कि हमारा सिर्फ सेल्स का और सर्विस का काम है, लेकिन उसके अदर एंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटी-छोटी इनकम और छोटे-छोटे एक्सपेंसेस होता है जिनको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएँगे तो वो सारी चीज़ें अपने आप आपके पेपर्स में आने लगेंगे। जब आप माइक्रो लेवल में इस चीज़ों को समझना चालू करेंगे ना, तब समझ में आएगा। लेकिन आप जो बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए आप जो सोच रहे हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आपका जब कागज़ में जो चीज़ें आएँगी वो एकदम ही डिफरेंट आएँगी। ओके। जी। तो वो एक इसीलिए बोलता हूँ कि जब तक आप कागज़ों में नहीं चीज़ों को बनाएँगे, आप कोई भी डिसीज़न चाहे पॉज़िटिव डिसीज़न हो या नेगेटिव डिसीज़न आप मत लीजिए। मेरा ये सजेशन है। मतलब एक बिजनेस को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भले ही वो रफ बनाए, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जी। बनाए बिना शुरू मत करें। बिल्कुल नहीं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक बार भी नहीं, एक बार बनने के बाद आप कई बार उसको रिफ़ाइन करिए, फ़िल्टर लगाइए, क्या-क्या चीज़ें मैं इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आपका जो स्पेशल टैलेंट है, हर इंसान में भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिया। वो टैलेंट को आप अपने उस प्रोजेक्ट में डालिए। ये मत सोचिए कि एक एक्स आदमी ये काम कर रहा है तो मैं भी वही करूँ। आपके में भगवान ने जो एक्स्ट्रा टैलेंट दिया, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप अपना इनपुट डालिए। फिर रिज़ल्ट आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता। आपकी भी तो स्पेशलाइज़ेशन होना चाहिए ना कुछ। ओके। आपने प्रोजेक्ट बनाया हम पर्सनालिटी मार्केट का में। तड़का। हाँ, स्पेशलाइज़ेशन आपको अपना खुद का जो एक्स्ट्रा टैलेंट आपका जो है वो आपको डालना पड़ेगा। ओके। दैट इज़ कॉल्ड योर सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर तो उसमें होना चाहिए। ओके। सर अपने जो बिजनेस के एक्सपेंशन की बात करें तो ये सोच कैसे आई? क्योंकि लोगों का ऐसा होता है, मेरे पास एक शोरूम है, मेरा घर बढ़िया चल रहा है, हुँ। तो मैं क्यों ही एक्सपैंड करूं?
तो आपने 1 से 50 प्लस कर दिया, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत ये कि सोच का ही फ़र्क था, बाकी कुछ भी नहीं था। शुरू में हमको भी ब लग रहा था, हमारे परिवार को भी लग रहा था कि यार बाहर बिज़नेस ले रहे हैं, हुँ, हुँ। तो हमारा बच्चा बाहर तो शिफ्ट नहीं हो जाएगा, कोरबा से छोड़ के चला तो नहीं जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन हमने फिर अपनी सोच को बताया घर वालों को कि हम कभी जाने की नहीं सोच सकते, अपनी फैमिली, अपना घर हम तो ये कभी नहीं छोड़ के जाएँगे। हुँ, हुँ। हम रहेंगे अपने परिवार घर में ही। हुँ, लोगों को हुँ। लगता है कि बड़े शहर में जाने के बाद अट्रैक्शन आ जाएगा कि बॉम्बे, दिल्ली या रायपुर कहीं भी चले गए, हुँ, हुँ। तो हम वहाँ जाके रह लें, कर लें। हुँ, हुँ। हम बोले हम रहेंगे यहीं, यहीं से ऑपरेट करेंगे जो भी बिज़नेस है। तो जब ये चीज़ हमारा हमने धमतरी में चालू किया इस बिज़नेस को, वहाँ पे एज़ अ रोल मॉडल हमने अपना लैंड लिया, अपने बिल्डिंग बनाई और बहुत ही सक्सेसफुली आज करीब-करीब 20 साल हो गए उस डीलरशिप को, बहुत अच्छे से चल रही है वो डीलरशिप। जी। तो अभी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमको वहाँ पे यहाँ कोरबा में बैठ के वहाँ चला रहे तो कोई दिक्कत हो। सर, ये जो एक्सपेंशन की पहली अपॉर्च्युनिटी जो आपने कोरबा के बाद बिलासपुर का शुरू किया था, जी। वो कैसा था? बिलासपुर बहुत अच्छा था, ये ओवरनाइट ही चालू हुआ था। हमको बिलासपुर का डीलर ने कोई कारण से विथड्रॉ कर लिया था डीलरशिप, कंपनी को वहाँ डीलर की ज़रूरत थी और हम नियर बाय डीलर हम ही लोग थे, तो हमको एक ऑफ़र दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि आप करेंगे क्या? हुँ, तो मैंने ना नहीं बोला, मैंने बोला हाँ करेंगे। बोले हुँ, कैसे करोगे? तो बोला चलिए, तो हुँ। साथ में उनकी गाड़ी में जाके सेम डे हमने रेंट पे लिया जगह हुँ, हुँ। और ट्रक में भेज के हमने गाड़ियाँ भेजा और रहना चालू कर दिया वहाँ पे हुँ, हुँ। और गाड़ियों का बिज़नेस हमने वहीं इमीडिएट चालू कर दिया। हुँ, फिर हुँ। उसके बाद से हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि जब हम बिलासपुर में कर सकते हैं, तो हम वर्ल्ड वाइज़ कहीं भी कर सकते हैं बिज़नेस को। तो उसके बाद वो सिस्टम से आपने फिर हमने एक्सपेंशन चालू कर दिया। हुँ, अब हमारे दिमाग में कोई लिमिटेशन नहीं कि यहाँ करना है कि वहाँ, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हुँ, हुँ। वहाँ बिल्कुल हम अपना कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। सो व्हाट नेक्स्ट? हम लोग अभी अपने नेक्स्ट में हम अपने कुछ फाइनेंस कंपनियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हुँ, हुँ। हम एनबीएफसी कंपनियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, काफ़ी हुँ। नियर बाई भी हैं हम लोग, तो वो हम उस पे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। सो एनीथिंग लाइक मोर लाइक ये कि जैसे सोलार में जाना है क्योंकि आजकल उसका प्रचलन बहुत चल रहा है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट चल रहे हैं, हम लोग इसके लिए वीकली मीटिंग करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने डायरेक्टर लोग के साथ में हुँ, और नए अपॉर्चुनिटी हमेशा ही हम देखते हैं। इवन हम संडे को ऐसे ही यूटिलाइज़ करते हैं कि 2 घंटा हम इस नए एक्सपेंशन के लिए बैठते हैं, जबकि उसमें हम जो रेगुलर चल रहा है उस पे हम बात नहीं करते हमारे बच्चों से। हुँ, हुँ। हमें बोलते हैं व्हाट नेक्स्ट, जो आपने क्वेश्चन को व्हाट नेक्स्ट, उसको ही टॉपिक को लेके हम डिस्कस करते हैं और हुँ। बहुत सारे ऐसे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाथ में रखे हुए हैं जो हम आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। बच्चों के साथ जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो उसमें से आइडियाज़ आते हैं एंड देन विल थिंक अबाउट द बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट। आज की जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हुँ, सोच बहुत फ़ास्ट बदल रही है और एआई आने के बाद तो और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हुँ, हैं। हुँ, तो उसको नेक्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर बच्चे हैं, वही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हुँ, तो हुँ, उनसे हम सीखते हैं कि क्या हो रहा है, हुँ, क्योंकि हुँ, हमारी एज और उनकी एज में फ़र्क है, उनकी सोच हमारी सोच में फ़र्क है। हुँ, हुँ। तो जब साथ में बैठते करते तो वो सोच एक बन जाती है। तो बैठना और डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ। चाहे वो घर की एक लेडीज़, एक महिला, एक बच्ची भी क्यों ना हो। हुँ, हुँ, हम तो एक छोटे से छोटे बच्चे को भी कोशिश करते हैं अपने डिस्कशन में साथ में बैठते हैं। हुँ, हुँ, भले वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन वो सुनता तो है। हुँ। तो सुनना भी सो बहुत दिस इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन इज़ बेसिकली एक कॉन्फ्लुएंस कह सकते हैं, एक मिलाप कह सकते हैं एक्सपीरियंस और इनोवेशन की। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हुँ, उस हुँ, समय हम लोग मोबाइल को भी ऑफ करके रख देते हैं हुँ, और हुँ, सिर्फ़ डिस्कशन और अच्छी पॉजिटिव नोट्स पे बात होती है। हुँ, हुँ, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करता और हुँ, कोई भी सिर्फ करता है तो आगे और फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है और हर एक व्यक्ति को बोलने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं हूँ तो मैं ही बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति को 15-20 मिनट, आधी घंटा बोलने का पूरा टाइम दिया जाता है। ओके। तो अपने अंदर की जो भी जिज्ञासा है या जो भी उसको बोलना है वो पूरा खुल के बोलता है और उसपे बिल्कुल उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है उस बातों को। सो लाइक मुझे ये भी अब नेक्स्ट जो पूछना था, वो ये था कि जैसे फिलॉन्थ्रोपी, जैसे दान धर्म जो होता है, वो आपकी अपनी ट्रस्ट भी है। हुँ, हुँ। तो उसके अलावा क्या-क्या फिलॉन्थ्रोपिकल जो चीज़ें हैं, जो आप करते हैं, आपकी जो कृष्णा ग्रुप के द्वारा करते हैं, ऐसे उसके कृष्णा के बारे में ऊपर थोड़ा हम लोग एक बताएँगे? अपनी कृष्णा सेवा समिति के नाम से हमने भी एक बना रखा है जहाँ सिर्फ सेवा का ही काम होता है। जी। हम हर संडे को अपने कुछ हमारे जो अच्छे स्टाफ हैं जो हम ये सब में इंटरेस्ट लेते हैं, हम भी अपना उतना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी अपनी सैलरी से कुछ डिडक्शंस देते हैं। वो डिडक्ट करके कभी गौशाला चले जाते हैं, कभी आश्रम चले जाते हैं, कभी कंबल वितरण करते हैं, बरसात में छत्ता बाँटते हैं, गाय लोगों को सब्जियाँ खिलाते हैं।
आप अभी भी देखेंगे तो बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, बांटने के लिए ही रखी हुई हैं। तो अच्छा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हम लोग साल भर करते रहते हैं। ओके। जहाँ जैसे ज़रूरत हो, कृष्णा को हमेशा एक कदम आगे ही रहता है इस हम्म। काम में। सर, आपने ये जो बोला था कि आपके परिवार वाले को थोड़ा सा एक डर था हुँ, कि आप यहाँ से चले जाएंगे, हुँ, फिर आप नहीं गए, उनको आपने कन्विंस कर लिया कि भाई हम यहीं रहने वाले हैं। हुँ, तो अभी आपके भी तो बच्चे हैं, सभी बड़े हो गए हैं हम, हुँ। तो वो भी तो बोलेंगे ना कि मैं बाहर जाऊंगा, तो उनको आप कैसे बांध के रखेंगे या फिर उनको ऐसे क्या मौका देंगे जो एक बड़े शहर में या कहीं बड़े जो बाहर की जगह की अपॉर्चुनिटीज वो कोरबा में आप उनको काम करने का मौका किस प्रकार से देंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात बोले हैं, मेरे के मन में भी, दिल में भी थी ये बात हम्म। कि हम लोग जॉइंट परिवार में रहते हैं मैम। जी। मेरे मदर फादर काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे। हम्म। तो जो जॉइंट परिवार में रहने का जो मज़ा है, जो अपनापन मिलता है, जो प्रेम मिलता है ना, हम्म। वो पैसे और दुनियादारी से बहुत ऊपर है। हम्म। तो जब इतना अच्छा अपनापन मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, तो कोई भी आदमी छोड़ के नहीं जाता। तो वो हमारे परिवार में टचवुड ये बहुत अच्छी बात है कि अपनापन है। तो हमारे परिवार में इतनी अच्छी चीज़ें तो कोई बाहर जाना चाहेगा नहीं। तो सारी फैसिलिटी बिज़नेस की या हमारे जितना बैक ऑफ़िस है, अकाउंट्स है, हमने सब यहीं खोल दिया है। जो कॉर्पोरेट ऑफिस आपने जो बनाया हुआ है, तो वो एक प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी है। बाँध के रखने की एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम जो अकाउंट्स और बाकी जगह जाके काम करते हैं, वो काम को हमने यहाँ ले आया है। ओके। और हमारा वहाँ सिर्फ सेल सर्विस और बाकी पार्ट्स वहाँ पे रहता है, बाकी सारा बैक ऑफिस, कॉलिंग सिस्टम, हम्म। अकाउंटिंग सब कुछ हम यहाँ पे कर दिया और हमारे बच्चे दिन भर उसी में लगे रहते हैं। हम्म। तो बाहर जाना क्यों? जब ओके। सारा काम ही यहीं ले आया तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे एजुकेशन के इसमें है, अगर बोलें तो एजुकेशन तो उनका कहीं बाहर गए, आपकी बिटिया भी अभी जी, बाहर है, बेटा भी बाहर पढ़ के गया और बाकी आपके परिवार के बच्चे भी बाहर पढ़ के आए हैं, हाँ। तो वो जब जाते हैं तो क्या वो आके वापस ही कहते हैं कि हमें वहाँ जाके रहना है या नहीं, समथिंग कभी ऑफ कभी दैट नहीं रहा सॉर्ट? क्योंकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के सारे बच्चे बाहर पढ़े और सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े। हम्म। कभी किसी ने बच्चे ने नहीं बोला कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे क्योंकि शायद वो ये इतना खूबसूरत घर और ये जो गार्डन है आपका, ये कहीं से उनको बांध के रखता है। वो भी एक बड़ा कारण है, हम्म। लेकिन साथ में जो आपस में प्रेम हो बन के रहते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। और सारा बिजनेस हम यहाँ दे दिए हैं तो सब मिलजुल के जब एक जगह रह रहे हैं तो हम्म। बाहर जाके तो किस कोने में आपको फ्लैट में रहना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा हम्म। और ट्रैवलिंग टाइम है। तो जो चीज़ अपने छोटे शहरों में रहने का मजा है वो बाहर शहरों में तो है ही नहीं। ओके। सो और भी है सर कि जैसे मैं बोलती हूँ कि जैसे बिजनेस आप लोगों का जो मेन जो है वो तो है, लेकिन इसके अलावा हम अब कैसा कुछ करें कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ों पे तो जाकि वो आगे चल कर के आपको बढ़ने का ही बात हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम पानी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि किसी और में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि जैसे बिजनेस करते करते अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिला तो बैक एंड पे ये इन्वेस्टमेंट्स भी किस प्रकार से करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट में ना आज के दिन में जो हम लोगों के पास जो मैसेजेस हैं, जो हमारा डिस्कशन होता है, लैंड तो बेस्ट है मैम। हम्म। लैंड हमेशा ही से बेस्ट रहा है, लैंड है। हम्म। और जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है आज के दिन में। तो लैंड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एज ऑन लैंड डेट। इज द बेस्ट हाँ। इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द टाइम्स, क्योंकि वो तो पहले में भी ऐसे ही था। नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है मैडम, अब हाँ। लैंड बढ़ नहीं रहे हैं, ओके। तो इसी की शॉर्टेज होने वाली है, तो इसकी कीमत तो और बढ़ने ही बढ़ने वाली, कम तो कभी नहीं होगी। कम कभी नहीं होने वाली। थैंक यू कि आप लोगों ने इस एपिसोड में हमारे साथ अंत तक का बने रहे। आपसे एक निवेदन है कि आपने इस एपिसोड में बिजनेस करने के कुछ 3 गुण तो जरूर सीखे होंगे। कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।